Counselor Miss Borangi Verma. She is doing a PG in clinical psychology from Amity University, New Delhi, and she is also certified counselor and completed her career counseling from ICRC, Indian Counseling Research Collaboration, New Delhi. We have Sajjad Hussain Bob sir, workshop coordinator. As the guest has other schedule as well, so without taking much time, I would like to invite here the workshop coordinator, Mr. Sajjad Hussain Bob sir, to brief about the today's workshop. Please. हमारे सीनियर टीचर्स और लंगोर हाई स्कूल के बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हेड मिसेस साहिबा और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाल के ये वर्कशॉप कंडक्ट करने का मौका दिया। ये जो वर्कशॉप है एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में हमारे वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के कहने पे कारगिल के मुख्तलिफ स्कूलों पे हम कंडक्ट कर रहे हैं। ये वर्कशॉप एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी जैसे आप देख सकते हो एग्ज़ाम स्ट्रेस बस्टर कि आप सभी जानते हो यूटी के बाद हमारा बोर्ड चेंज हुआ और काफ़ी बच्चे स्ट्रेस में गए। स्ट्रेस इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि बच्चों में टैलेंट की कमी है, बल्कि जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो चेंज हुआ तो काफ़ी प्रेशराइज हुए। तो हमारे साथ आज के जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं गौरंगी वर्मा, ये दिल्ली मोबाइल फ़ोन से दूर रहकर नेचुरल जो चीज़ें हैं, खेलना, अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे और अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप लोग साहिबा का और आपकी टीचर्स का और एजुकेशन मिनिस्ट्री का कारगिल में कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया, और बॉब सर का फॉर हिज सपोर्ट एंड आप सबका कि आप अपना टाइम दे रहे मेरे को। स्टूडेंट टू क्लिनिकल साइकोलॉजी, आप में से किसने सुना है साइकोलॉजी या साइकोलॉजी क्या होता है? मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ सुना? थोड़ा बहुत ओके। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम स्ट्रेस के बारे में, काउंसलिंग के बारे में और आपके सीबीएसई बोर्ड के बारे में। सीबीएसई बोर्ड तो नहीं हुआ ना? आप में से कौन कौन 9th में है, 10th में है और 10th में कौन कौन है? एक क्वेश्चन से कि आप में से कौन मेरे को बता सकते हैं कि एग्जाम्स क्यों होते हैं? बहुत टाइम से दे रहे हैं ना अब तो हम एग्जाम्स, थोड़ा तो सोचा होगा क्यों होते हैं? पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो एग्जाम्स का ना बेसिक मोटिव ये होता है ये देखने के लिए कि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए, सब बच्चे कोई पिछड़ ना जाए, सब बच्चे एक साथ एक बेसिक नॉलेज पढ़ पा रहे हैं। आप लोगों को मैथ्स पसंद है? नो मैम, यस मैम। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं। साइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ओके, साइकोलॉजी में मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए हम बोलते हैं कि बहुत बच्चे जो जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते ना मैथ्स के साथ, वो मैथ्स से बहुत डरते हैं, उनको जेन्युइनली डर लगता है मैथ्स से। और जिन बच्चों को, कुछ बच्चों को मैथ्स में समझ आ जाता है इजीली, दे थिंक कि मैथ्स इज वेरी इजी, इसलिए एक हर रेशो बना रहता है 2 मार्क यस मार्क का। अब हमने ये तो जान लिया कि हम एग्जाम्स देते क्यों है। अब हम ये जान सकते हैं या सोच सकते हैं कि एग्जाम्स के बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो हम पास होते हैं, दूसरी क्लास में जाते हैं, दूसरे अभी आपकी स्ट्रीम्स चूज होंगी 10th में, और 9th के बच्चे भी नेक्स्ट ईयर अपनी स्ट्रीम चूज करेंगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना? कुछ सोचा इस बारे में? थोड़ा बहुत। अच्छा, स्पोर्ट्स कौन कौन खेलते हैं यहाँ पे? सब खेलते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में पता है आपको क्या पसंद है? अच्छा, कैसे पता आपको कि स्पोर्ट्स में क्या पसंद है? खेला होगा ना सब कुछ। वैसे ही कुछ सब्जेक्ट्स होंगे ना जो आपको लगता होगा कि बाकी सब्जेक्ट से थोड़ी इजी हैं, है ना? वो कैसे पता? सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, है ना? एक्सप्लोर किया होगा सब्जेक्ट्स को। खाने में जैसे हमें पता है हमें क्या पसंद है क्योंकि हमने सब खाना खाए हैं, फिर हम एक्सप्लोर करके बताएंगे ना हमें कौन सा चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। वैसे ही स्टडीज़ में या सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अभी आप लोग 8th, 9th और 10th में फाउंडेशन ईयर्स होते हैं,
10th के बाद आपको वही सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनमें आप अच्छा कर पाते हो। मान लो किसी बच्चे ने ले लिया नॉन मेडिकल, उसको मिल गई मैथ्स, बट उससे मैथ्स तो होती नहीं है, फिर उसे स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा होता है, पर तब तो थोड़ा टफ हो गया ना। बट स्पोर्ट्स में तो बच्चा अच्छा करेगा, मैथ्स में नहीं अच्छा कर पा रहा है, बट है तो अभी 2 साल, तो पूरे बेसिक्स कैसे क्लियर करे अपने, सोच के लेना चाहिए था ना थोड़ा सा। फिर किसको मैथ इजी लगती है? साइंस इजी लगती है, SST इजी लगती है, उर्दू इजी लगती है। उर्दू तो जैसे हमारा इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट है ना उर्दू में आपका, तभी आपको उर्दू इजी लगती है। मैथ्स को मेंटल मैथ्स इसलिए कहते हैं बिकॉज वो एक बहुत अच्छी मेंटल एक्टिविटी है। मेरे को भी मैथ्स से बहुत डर लगता था, तो मैंने भी बहुत काम किया, बट मैथ्स इंटरेस्ट की बात होती है, तभी सब्जेक्ट्स हमें इजी लगते हैं। इंटरेस्ट का बात है जब हम एक्चुअली पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को, क्योंकि आप लोग 10th के बाद स्कूल में नहीं रहेंगे, अलग स्कूल में जाएंगे, वहाँ टीचर्स अलग होंगे, स्कूल के बाद अलग कॉलेज में जाओगे, क्या पता सेम कोच नहीं हो, क्या पता सेम टीममेट्स नहीं हो अपने खेलने में, है ना, बट अलग अलग एनवायरनमेंट मिलेगा ना आपको। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है 10th में, स्पेशली 9th और 8th के बच्चे अगर थोड़ा ध्यान भी दें तो चलेगा, बट ये इम्पोर्टेंट तो होना चाहिए कि हमें पता है कि हम किस में अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। हमें एक्सेस मिलता है अपॉर्चुनिटीज़ को। मान लो किसी बच्चे ने बायोलॉजी ली, उसको बहुत पसंद है मेडिकल, उसको लैब में जाने को मिलेगा, पेशेंट्स देखने को मिलेंगे आगे। किसी ने मैथ्स लिया, नॉन मेडिकल लिया, उसको आगे जाके इंजीनियरिंग करने को मिलेगा, मैकेनिकल, सिविक, जो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना। किसी ने ह्यूमैनिटीज़ लिया, उसको सोशल वर्क, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, कितनी सारी चीज़ें करने को मिलेंगी, क्योंकि उसको पसंद है। एक तो होता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, दूसरा होता है कि हम करियर एडवांस करते हैं अपना। आप लोग 10th तक ना सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद थोड़े फिल्टर हो जाते हैं सब्जेक्ट्स क्या होता है, फिर साइंस होता है, नॉन मेडिकल होता है, कॉमर्स, एक स्ट्रीम बन जाती है बस, आप सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हो तब। ऐसा इसलिए होता है, और फिर यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट का भी एक सब्जेक्ट होता है कि BA ऑनर्स हो गया, या मेडिकल में भी पहले MBBS हो, फिर स्पेशलाइजेशन हो। इंजीनियरिंग में पहले बेसिक इंजीनियरिंग हुई, फिर वो आगे बताएंगे कि आपकी केमिकल करनी है आपके 4th ईयर में, 3rd ईयर में। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एक सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है कि किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं होती यंग एज में, मोस्ट कॉमन लोग के लिए, कि वो सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लें या सब में स्पेशलाइज कर लें। क्या पता कि कुछ बच्चे सब में भी अच्छे होते हैं, फिर जब कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जो बच्चे अच्छे होते हैं, कॉलेज में उनको पता है कि उनको ये सब्जेक्ट करना है और इसमें हम अच्छा करेंगे, तो ये आपको क्या करता है, आपका करियर एडवांस करता है, आपको बताता है कि आप करते क्या हो। आप सबके यहाँ पे छोटे भाई बहन हैं, आप उनको पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो क्योंकि आपने पढ़ा है। जब भी कोई एक इंसान पढ़ता है तो बस वही नहीं पढ़ता, उसकी फैमिली भी पढ़ती है, उसकी कम्युनिटी भी पढ़ती है। जब भी आप लोग आगे जाते हो अपनी पढ़ाई से, तो आप सबको लेके आगे चलते हो, आप अकेले आगे नहीं जाते हो बस। और फिर थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। मान लो किसी बच्चे ने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो उसको पसंद ही नहीं है, क्या उसको अच्छा लगेगा उसमें काम करना? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इंटरेस्ट ही नहीं है, पर्सनल ग्रोथ ही नहीं हो रही है ना। उसको कैसे पता कि नहीं मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ? देखो आपके मार्क्स जो है ना वो आपको अच्छा या बुरा इंसान नहीं बनाते, पर वो आपको एक दर्जा देते हैं कि आप खुद को अच्छा या बुरा इंसान बना सको, दूसरों के लिए अच्छा कर सको या बुरा कर सको। तो इसलिए पढ़ाई में ध्यान देना और सब्जेक्ट्स में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करेंगे अभी टाइम है ना। तो स्ट्रेस होता है एग्जाम का अगर नहीं पढ़ते तो। टूर्नामेंट्स का होता है अगर कोई टीममेट इंजर हो जाता है तो। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो आप लोग? वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलते हो? तो फिर टीममेट्स इंजर हो गए फिर क्या करोगे? स्ट्रेस तो होगा, कैसे जीतेंगे टूर्नामेंट, है ना, थोड़ा बहुत। तो एग्जाम स्ट्रेस ना या फिर लाइफ में स्ट्रेस सिर्फ 4 रीजंस की वजह से होता है, जो अभी समझ लोगे तो आगे लाइफ थोड़ी ईजियर रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट होता है कि हमें बहुत प्रेशर होता है। आप लोग अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते होगे तो अगर वो अच्छा नहीं करे, आपने उनको बहुत पढ़ाया, आपको लगेगा ना यार इतना टाइम दिया तब भी अच्छा नहीं किया, उन पर भी तो प्रेशर आया। मान लो आप लोग सुबह रोज 6 बजे उठ के जा रहे हो प्रैक्टिस पे, तब भी टूर्नामेंट हार गए, लोग ये थोड़ी देखेंगे मोस्टली कि प्रैक्टिस कितनी करी, ये देखेंगे ना कि टूर्नामेंट हार गए, तो प्रेशर तो हुआ। फिर दूसरी चीज़ होती है कि हम जिस भी चीज़ को हम नहीं समझ पाते उससे हमें डर लगता है। कभी कभार हम लोगों के एग्जाम्स होते हैं, हम लोग नहीं पढ़ाई करते, बट हमें लगता है जब पढ़ने बैठते हैं तो डर लगता है, घबराहट होती है, क्योंकि हमने नहीं पढ़ाई करी, हमें
पता ही नहीं क्या आएगा एग्जाम में। ये सबकी ना इंसानों की टेंडेंसी होती है, जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता उससे हमें डर लगता है। मान लो एक गुफा है, अब रात को जाओगे उसके अंदर क्योंकि दिख नहीं रहा ना अंदर। अगर दिन है तो दिन में जाओगे क्योंकि दिखेगा कि साफ है, अंदर जा सकते हैं। वैसे ही ज़िंदगी में जब भी किसी से डर लगे, किसी भी चीज़ से, तो उसके बारे में और नॉलेज गेन करो। इसको कहते हैं फियर ऑफ द अननोन, ठीक है। फिर 4th चीज़ होती है कि हम सब फ्यूचर के बारे में बहुत टेंशन लेते हैं। थोड़ा सा लेते हैं या बहुत ज़्यादा लेते हैं? सोच के बोलो। लेते हैं। फिर 4th चीज़ होती है कि ये तो सब करते हैं, ये हम सीखते हैं, हम खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से। करते नहीं करते हैं, बट ऐसे थोड़ी कि बचपन में ऐसी जैसे पैदा हुए वैसे कंपेयर करने लगे, सीखा होगा ना कहीं से। तो जब भी हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, ये तो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं या अपने आसपास वाले लोगों से सीखते हैं। जो चीज़ हमें नहीं पता होती हमें उससे डर लगता है। अगर किसी बच्चे के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है मैथ्स में, तो आगे मैथ्स कर पाएगा? उसको मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आएगी। जब भी हमारे प्रोफेसर्स या सर भी हमें पढ़ा रहे होते हैं बोर्ड पे, और कभी कभार वो एक सम सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत बच्चों को समझ आता है, वो साथ साथ लिखते हैं। कुछ बच्चों को जेन्युइनली लगता है कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या पढ़ा रहे हैं, पर मैं पूछूंगा नहीं या पूछूंगी नहीं, क्योंकि थोड़ी शर्म आएगी ना हमें। थोड़ा लगेगा ना कि शायद हमें प्रॉब्लम है, सबको तो समझ आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा शायद इसे। वो इसलिए क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो तब क्या करना है, जब भी ऐसा होता है कि अपना कोर्स मटेरियल रिव्यू करो, जो भी आपके कोर्स में आपके सब्जेक्ट में, एक बार उसको अच्छे से पढ़ो। दूसरा कि अपने टीचर से जाके गाइडेंस मांगो, उनको बताओ कि आपको समझ नहीं आ रहा है। 8th, 9th और 10th एक बहुत अच्छी क्लास होती है कि आप अपने बेसिक्स या फाउंडेशन एक बार रिवाइज कर लो या क्लियर कर लो, क्योंकि आगे जाके तो सब्जेक्ट लेनी है। कभी कभार बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं अच्छे सब्जेक्ट्स में, पर उनको गाइडेंस नहीं मिलती या उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया होता। तो जब भी ऐसा होता है और लगता है इंटरेस्ट है बट मुझे उस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते, इंटरेस्ट मेरा बहुत है सब्जेक्ट में। मान लो स्पोर्ट्स में किसी को अटैकिंग पसंद है बट अटैकिंग वो कर नहीं पाता, डिफेंडिंग अच्छी करता है, तो क्या करें, अटैकिंग में मेहनत करेंगे ना आगे, क्योंकि अटैकिंग में इंटरेस्ट है, मजे आते हैं अटैकिंग में। डिफेंडिंग भी कर लोगे बट टीम के लिए करोगे ना वो तो वैसे अपने सर से जाके, कोच से जाके मांगो, हेल्प मांगो कि नहीं मैं ये अच्छा करना चाहती हूँ, शायद मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है इस चीज़ में। हो सकता है वो आपको डांटेंगे, बट डांटना तो बनता है ना कि पहले तो आना चाहिए था। तो सुन लेना, बट डटे रहना कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। मुझे अगर किसी बच्चे के सिंगल डिजिट मार्क्स आ रहे हैं स्पेशली, तब सब बच्चों के अलग अलग मार्क्स आते हैं ना, कुछ बच्चे जिस पास होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो खुद जानते हैं कि उनके शायद वो जिस पास हो रहे हैं पास नहीं हो पा रहे हैं। ओके, की टेंशन लेते हैं। जब भी लोग फ्यूचर की टेंशन लेते हैं तो हमने कल देखा है, तभी हम सोचते हैं उसके बारे में। सब सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? थॉट्स आते हैं ना माइंड में, अपने आप आते हैं। तो बिकॉज अभी इस जनरेशन के साथ क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, फ़ोन्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो हमारे जो थॉट्स हैं ना वो बहुत आते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आते हैं, हमेशा पॉजिटिव थोड़ी आते हैं, दोनों थॉट्स आते हैं ना। तो जब भी फ्यूचर की टेंशन हो तो आप ये समझो कि नहीं, कल तो मैंने नहीं देखा, वो आउट ऑफ माई कंट्रोल है। आपका थॉट ना मैटर नहीं करता जब तक वो एक्शन में ना आए। तो आपका थॉट और एक्शन बिल्कुल साथ होना चाहिए, अब तभी वो एग्जीक्यूशन में हेल्प होगा, तभी इम्प्रूवमेंट होगी। मान लो आप सोचो मैं पढ़ूंगा बट पढ़ ही नहीं रहे हो, सोचने से हो जाएगा? वो तो अंदर है ना। तो मान लो कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, वो थॉट भी तो अंदर है ना, बट डरते तो हमें हैं। तो इसलिए जब भी आप टेंशन लो फ्यूचर की, तब भी आप समझो कि आप अभी प्रेजेंट में हो। अगर आपको कल कुछ करना है तो आज टाइम है, आज समय है, प्रेजेंट पे फोकस करो। तो हमें किससे कंपेयर करना चाहिए? खुद को खुद से करना चाहिए, क्योंकि वी आर आवर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन। हमें ये नहीं देखना साइड वाला क्या कर रहा है, हमें देखना क्या हम आज अपने कल से बेहतर हैं या नहीं है। बहुत बार हम एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाते, और जब थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट को सेलिब्रेट भी करना ज़रूरी है ना। स्पोर्ट्स में मान लो कोई बच्चा पिकअप ही नहीं कर पा रहा है बॉल, उसने बॉल को कैच किया या पिकअप किया, इम्प्रूवमेंट है नहीं है, यहाँ पे कुछ तो बदला, कुछ तो लर्न किया। तो वैसे ही जब भी हम खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो पहले तो हमें देखना है कि हमारी खुद की प्रोग्रेस क्या है, हम खुद कहाँ पर हैं। दूसरा हमें देखना है कि हमें सेलिब्रेट करना है कि हमारी चाहे कोटा भी लग जाए, है ना, और बड़े हो गए तो सब्जेक्ट्स टफ तो होते ही हैं, फिर सबका पैटर्न ही चेंज हो गया है। तो आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में पैटर्न के लिए?
उनसे भी बहुत आप सीख सकते हैं। ओके, और साइकोलॉजी के बारे में इंटरनल आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, अगर कुछ है, स्ट्रेस आपके पास कुछ भी हो तो सारे क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। तो मैम अपने हिसाब से पे ज़्यादा फोकस करते तो CBSE लेने पे हमें क्या मतलब ज़हरा बिल्कुल और कोई क्वेश्चन? ओके, सो CBSE और JNK बोर्ड का ना डिफरेंस ये है कि CBSE इज लाइक वन बोर्ड फॉर ऑल ऑफ द नेशन। मैं भी CBSE से ही पढ़ी हूँ, ठीक है, बचपन से। तो आपका जैसे बोर्ड चेंज हुआ है, आपको एक तो अडेप्टेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ना CBSE में क्या होता है, इजी तो होता है सब, बट जब पेपर आता है वो लोग डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं या वो कुछ ऐसा लिख देते हैं जो शायद समझ नहीं आता है। तो जैसे इन्होंने बोला कि केस स्टडीज़ पे CBSE इसलिए फोकस करते हैं। केस स्टडीज़ होती है सिचुएशन जो शायद आपके सिलेबस से नहीं होंगी, वो बाहर से होती हैं। सो केस स्टडीज CBSE के ना दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो JNK बोर्ड होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब रिसर्च बेस्ड, जो आपके सिलेबस की क्वेश्चन है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो सिलेबस से बाहर से तो कुछ नहीं आया, आपको सब पता है ना, अगर आपने पढ़ रखा है तो। अगर मान लो 3 क्वेश्चन आएगी एग्जाम में, ठीक है, एक क्वेश्चन बाहर से आ गया आपके सिलेबस से, डर लगेगा? चाहे सब पढ़ा है, लगेगा ना कि मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ अब, पेपर में तो कोई नहीं आएगा हेल्प करने, आपको खुद ही लिखना है। तो जो एक क्वेश्चन आता है ना CBSE में अलग से केस स्टडी, जैसे आपने बोला, तो उसको कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव मतलब रिसर्च, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आया, सब बच्चों ने आंसर लिखा, सबका आंसर सेम होगा? अलग अलग होगा ना। क्यों होगा? सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका लिखने का तरीका अलग है ना, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। तो CBSE में ये लोग केस स्टडी का क्वेश्चन, हम लोग दिल्ली में बोलते हैं कि बहुत इजी टू स्कोर है। वो हमारे लिए इसलिए बिकॉज हमारा लैंग्वेज पे ना कमांड बहुत अच्छा है, इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छा है, खुद को एक्सप्रेस करने में कमांड बहुत अच्छा है, जो यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं बच्चों की। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि यहाँ पर मान लो कि कोविड का टाइम है, एक केस स्टडी आई, ठीक है, कि कोविड का टाइम है और आपको कुछ ऐसा करना है कि आप मदद कर सको अपनी कम्युनिटी की, अपनी फैमिली मेम्बर्स की। तो आप सोचोगे कि यार पेपर तो साइंस का, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, अब मैं क्या लिखूँ, इसका क्या सही आंसर है, क्या गलत आंसर है। तो इसका सोचने का तरीका ये है कि वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि आप सही लिखो या गलत लिखो। जब भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप सोचते क्या हो इस बारे में, बच्चा सोचता क्या है, बच्चे का एबिलिटी क्या है खुद को एक्सप्रेस करने का। तो आपको इसमें, तो इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए आते हैं, CBSE फोकस करते हैं आपकी स्किल डेवलपमेंट में। वो यही नहीं देखता कि आपका सिलेबस आपसे कवर हो रहा है नहीं हो रहा, वो ये भी देखते हैं कि आप बात कैसे कर पा रहे हो, लिख कैसे पा रहे हो, आपका एबिलिटी क्या है एक्सप्रेशन में। आप लोगों को उर्दू इंग्लिश से ज़्यादा ईजी लगती है क्योंकि इंटरेस्ट है ना, कम्युनिटी वैसी है। जब आप कॉलेजेस में बाहर जाते हो ना, तब बाहर मोस्टली लोग उर्दू नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है, हिंदी बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज है। तो इसलिए जहाँ आप होते हो वो बहुत आप पे इफेक्ट आता है लैंग्वेज का। अगर मान लो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन उर्दू में आया, आप लोग आंसर कर दोगे ना अच्छे से, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप यूज टू हो उसके। वैसे अपने आप को यूज टू करो, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारा ब्रेन भी डेवलप होता है, तो उसमें न्यू थिंग्स डालो, स्पेशली इंग्लिश डालो, बिकॉज इट विल बी ईजी आप लोगों के लिए कम्युनिकेट करने को दूसरे इंसान को। अगर आप लोग बाहर से पढ़ के यहाँ वापस आते हो तो अपनी कम्युनिटी अपलिफ्ट करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो कैसे बढ़ाओगे अगर बाहर के लोगों से रिसोर्सेज ही नहीं ले पाओगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। लैंग्वेज कुछ नहीं करता, लैंग्वेज ना बस एक मीडियम होता है टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, बल्ती हो, लद्दाखी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज पे कमांड होना और नंबर पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए CBSE, जैसे आपने बोला केस स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या लिखूँ, ये मेरे सिलेबस में ही नहीं था, तो आप बस सोचो कि यार ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगी या लगाऊंगा, मेरे को समझ आ जाएगा उसका आंसर। जैसा खुद लगता है लिखो, उसका कोई सही या गलत आंसर नहीं होता है, हमेशा होता है। ओके, तो CBSE बोर्ड में आपने देखा होगा कि पेपर्स ना 3 या 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। JNK बोर्ड में था ऐसा? होता था, ठीक है। तो जब भी ऐसा लगे, मान लो पेपर्स में जो लेंथी होते हैं, जैसे SST के पेपर्स लेंथी होते हैं, इंग्लिश के पेपर्स लेंथी होते हैं, तो उसमें बहुत लिखना पड़ता है ना, और मैथ्स में भी सम सॉल्व करने पड़ते हैं, तो थोड़ा तो मेंटल एक्टिविटी लगती है।
तो जब भी ऐसा हो, स्पेशली जब बोर्ड होगा ना आपका, अभी 10th का बोर्ड होगा, तो आपके स्कूल के टीचर्स नहीं चेक करेंगे वो एग्ज़ाम, बाहर से लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका मेन पर्पस क्या होगा कि आप स्कोर करो और सारे क्वेश्चंस लिखो, ठीक है, कुछ छोड़ो मत। जब भी हम टाइम लूज कर देते हैं या फिर नहीं लिख पाते आंसर टाइम पे, वो इसलिए होता है बिकॉज हमारी राइटिंग स्पीड इतनी तेज़ नहीं है, ठीक है। या तो राइटिंग स्पीड तेज़ नहीं, या तो रिकॉलिंग स्पीड। रिकॉलिंग स्पीड होती है कि हम कभी कभार होता है ना, आंसर पता होता है बट दिमाग में नहीं आता, बस एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि माइंड रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं कि पहले क्या पढ़ा। सबको पता है कि 1947 में क्या हुआ था, आज़ादी मिली थी। मैंने तो बस 1947 बोला ना, आपके माइंड ने कनेक्ट किया, क्योंकि कितनी बार सुन रखा होगा ये, है ना। तो इस पावर को यूज़ करो, जितना आप लोग रिवाइज करोगे ना अपना सिलेबस, जब एग्जाम हो उससे 2 महीने पहले से पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे करोगे ना, तब जाके रिवीजन का टाइम मिलेगा। अगर रिवाइज नहीं करोगे, एक बार देखोगे नहीं अपने नोट्स को, तो एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे टाइम पे, रिकॉल नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे। कुछ बच्चे रिकॉल कर पाते हैं बट लिखने में स्लो होते हैं, तो उनके लिए सजेशन है कि आप लोग लिख लिख के नोट्स बनाओ। लिख लिख के नोट्स बनाओगे तो आपकी राइटिंग स्पीड बैठ जाएगी। ऊपर से आपका जैसे अभी बोर्ड चेंज हुआ है, ठीक है, तो 12th में आपके जो एग्जाम्स होंगे, जेई होगा, नीट होगा, CUET होगा, तो अभी एग्जाम्स ना क्वेश्चन आंसर बेस्ड नहीं है, ये MCQ बेस्ड है। सारे एग्जाम्स MCQ बेस्ड है। इजी लग रहा है सुनने में? MCQ इजी लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो मान लेते हैं कि आपके पास MCQ में क्वेश्चन आया कि मान लेते हैं क्वेश्चन आया कि इंडिया को आज़ादी कब मिली थी, ठीक है, 1947, 1948, ठीक है, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 4 ऑप्शन है, इसमें क्या टिक करोगे? 1947। मान लो 1947 आए नहीं, मान लो 1949 आ गया, तो सेंचुरी में जाओगे ना, बट पता है हमें सेंचुरी का अच्छे से आइडिया है सब बच्चों को है, बट कंफ्यूजिंग हो गया जिसको नहीं पता, क्योंकि वर्ड्स कंफ्यूजिंग हो गए ना। तो MCQ में एक तो जब भी आप आंसर बना के लिखते हो अपना, तो आपको फिर भी आधा मार्क मिल जाता है। मैथ्स में अगर स्टेप्स राइट हो या आंसर गलत हो, तब भी थोड़े मार्क्स मिल जाते हैं। MCQ में अगर आंसर गलत है तो वो गलत है, ठीक है। तो इजी लग रहा होगा, बट वहाँ जाके दोगे तो अगर एक बार माइंड कंफ्यूज हो गया तो बस 0 मार्क्स। तो इसलिए आपको क्या किस चीज़ पे ध्यान देना है, स्पेशली अपने CBSE बोर्ड के लिए ना, आगे कॉलेज के लिए आपको रिकॉलिंग पे ध्यान देना है अपना, जिसकी वजह से आप अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को बस्ट कर सकें। तो एंजाइटी को हम कहते हैं ओवर वरिंग, ठीक है। एंजाइटी इसलिए होती है जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। एक यहाँ पे घबराहट होती है, ठीक है, कुड बी की फैमिली की वजह से हो रही हो, कुड बी की किसी और रीजन की, फ्रेंड्स की वजह से हो रही हो, कुड बी की पढ़ाई की वजह से हो रही हो। तो जब भी एंजाइटी होती है, एंजाइटी सबको होती है और अभी बहुत कॉमन है। आपके साथ अब ऐसा होता है बड़े होकर कि आप बुक खोल के बैठते हो, बट दिमाग कहीं और होता है, पढ़ नहीं पाते प्रॉपर्ली, फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो एंजाइटी का बहुत मेन कॉजिंग रीज़न है। आप लोगों को काफ़ी लगेगा कि मैम ऐसे ही बोल रही है, बट ये रियलिटी है। जब से फ़ोन आया ना, सब रील्स देखते हैं, यहाँ पे सब देखते हैं रील्स ना, 15-15 सेकंड की होती हैं, तो तुम बार बार ऐसे स्क्रॉल करते हो, पता चले 2 घंटे हो गए, ठीक है। एक न्यू रील में कुछ और नया, तो एक्साइटमेंट बनी रहती है ना एक, ठीक है। जब मूवी देखने बैठते हो, मूवी बहुत लंबी लगती है, क्योंकि अब आदत नहीं है ना। तो रील्स है जो स्पेशली, वो आपका ब्रेन ऐसे, रील्स आपके ब्रेन को ना बहुत इफेक्ट करती है, पहली बात तो, क्योंकि एक स्टिमुलेशन है। स्टिमुलेशन मतलब एक बाहर की चीज़ जो हमें यहाँ पे इफेक्ट कर रही हो। इफ आई कम एंड आई टच योर हैंड, आपको फील होगा ना किसी ने हाथ टच करा। वैसे ही जो कंटेंट आप आंखों से देखती ना, आपको कुछ बोला, आपको अभी तक वो याद है, क्योंकि यार ईयर्स हैव मेमोरीज, जो हम देखते हैं हमारी मेमोरीज हमारे ब्रेन में स्टोर होता है वो। तो रील से स्पेशली आपने टेक्नोलॉजी की यूज़ से ना हमारा फोकस बहुत कम हो गया है। तो कभी कभी तो बैठे बैठे स्टूडेंट्स को ऐसे स्ट्रेस हो जाता है कि फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, 15 मिनट बैठे फोकस ही नहीं हो पा रहा है। जब भी आपको स्ट्रेस हो तब आप याद रखो कि देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ कमी है, कोई कमी है, मैं कुछ या तो नेगेटिव थॉट है, या तो आप स्ट्रेस का रूट देखो। कभी कभार स्ट्रेस इसलिए भी होता है स्कूल, तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस स्कूल, तो प्लीज गाइड अस अबाउट द करिकुलम देयर एंड हियर। ओके, तो आई विल टेल यू यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा दिल्ली में, ठीक है। फर्स्ट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबने सुना है। फिर होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो एमिटी इज़ ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मैं कर रही हूँ BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, ओके, फ्रॉम एमिटी। तो DU में आपकी कट ऑफ्स निकलती हैं, ठीक है, एमिटी में भी कट ऑफ्स निकलती हैं। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? प्राइवेट में आपको थोड़ा और फॉर्डर दिया जाता है, फॉर्डर इन सेंस आपको रिसोर्सेज दिए जाते हैं। DU में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती,
वहाँ पे अगर आप आ रहे हो आपकी प्रॉक्सी लग जाएगी, या फिर देयर इज नॉट मच कि आपके टीचर्स ध्यान देंगे। वहाँ पे एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, 80 बच्चे होते हैं डीओ में, 80 किड्स 90 किड्स इन वन क्लास। एमिटी में वो फिर भी आपको थोड़ा पास से देखेंगे, टीचर्स आपके लिए, प्रोफेसर्स आपकी मदद के लिए होंगे, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। सो आई चोज एमिटी एंड आई वुड नॉट रिकमेंड आप लोगों को कि आप सेम चीज़ करो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा था। DU फर्स्टली अगर आपके मार्क्स आते हैं तो DU इज़ द बेस्ट कॉलेज। एक तो एक्सपोजर है, दूसरा इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ स्टिल मैनेजेबल। आपकी लिविंग कॉस्ट भी होती है ना दिल्ली में बहुत ज़्यादा। और जैसे मेरा जो कोर्स है साइकोलॉजी, मेरे 12th में 90% आए थे और कट ऑफ गई थी 99%, तो मेरे को तो ड्यू नहीं मिला इस चक्कर में। तो दैट्स वाई मेरे को अपना कोर्स नहीं चेंज करना था। मेरा सब्जेक्ट इज माई सब्जेक्ट ना, वाई विल आई चेंज दिस। तो जाते हैं लोग तो उनको मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, अल्जाइमर्स होता है, डिमेंशिया, तो वी ट्रीट देम। दैट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। वो हो गया हेल्थ केयर बेस्ड हॉस्पिटल में। फिर होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी, फोकस का भी था ना उनका क्वेश्चन, फोकस का, हाँ बोला था, हाँ फोकस। तो फोकस का मैंने सर ने एक और लास्ट एक चीज़ बोली थी। तो फोकस हम इसलिए नहीं कर पाते कभी कभी क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता, और इसलिए भी नहीं कर पाते बिकॉज दिमाग लगता नहीं है। बहुत बार होता है ना कि हम किसी चीज़ से ऑलरेडी परेशान होते हैं, बुक खोलते हैं और हम कहीं और ही होते हैं, माइंड कहीं और होता है, ठीक है। तो यार हर बच्चा फोकस सेम नहीं कर पाता, ठीक है। हर बच्चों की फोकसिंग एबिलिटी, अटेंशन एबिलिटी डिफरेंट होती है। मान लो वो 8 आवर्स पढ़ सकती है, वो 4 आवर्स पढ़ सकती है विदाउट ब्रेक, वो 2 आवर्स पढ़ सकती है, ठीक है। बट क्वालिटी होता है ना एक पढ़ाई करने का। मान लो तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, बट 8 में से तुमने 2 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ा, बुक खोल के बैठे हो, तो उसको पढ़ाई बोलेंगे हम लोग? नहीं बोलेंगे ना। तो सर ये बोलना चाह रहे थे कि क्वालिटी पढ़ाई में कैसे लाएं। पहली बात तो नोट्स बना के पढ़ो, क्योंकि उससे राइटिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। सबने यहाँ पे मेरे को बोला कि आपका क्वेश्चन रह जाता है, तो ये थोड़ी देर से बोलो और बस बोलो कि मैं चाहूँगा कि ये बात हमारी बीच में रहे, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम मुझे बताओ, कि तुम मुझे बस समझो, क्योंकि ये चीज़ मुझे इफेक्ट कर रही है पीछे से ना कहीं से। तो आप बस ये समझो कि राइट नाउ आप मिस्टेक्स करोगे, सब करते हैं, ये आपकी एज भी है, बट उनसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपके इतना अच्छा इंट्रोडक्शन रहा। हमें उम्मीद है हमारे बच्चों ने बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी और उन पर वो लोग आगे अमल भी करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये ताल्लुक, बहुत कुछ कर रहे थे बहुत सर, तो हम उम्मीद करते हैं ये ताल्लुक हमेशा बना रहे और आपके आगे की फ्यूचर प्लान्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का शुक्रिया। तो आप लोग अपने क्लास में जा सकते हैं।